दबाव में हैं बहुत सारे लोग। और दबाव किसी ए बी सी पार्टी पे नहीं, बी सी डी पार्टी पे भी नहीं, सब पार्टियों पे साफ नजर आ रहा है दबाव। ईडी का, सीबीआई का, सब तरह का दबाव मनुवादी मानसिकता के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने बना रखा है। अखिलेश यादव साहब खुद कह रहे थे कि अब मेरे ऊपर रेड्स होंगी, मेरे लोगों पर रेड्स होंगी, और मतलब ये दबाव है खुलेआम। तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको खबरों की तह तक पहुंचने और पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इस वक्त उत्तर प्रदेश समेत 5 स्टेट्स के इलेक्शंस की तैयारियां हैं। अब कुछ ही हफ्ते रह गए हैं इलेक्शन होने में। वहां अब तो बीजेपी से कुछ बड़े लीडर भी छोड़ करके पार्टी बदल रहे हैं, समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। और वो जिस पार्टी में 5 साल एंजॉय किया, अब उसी के खिलाफ भी बोल रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश में मुसलमान, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग क्या करें, कहां जाएं, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। असल में 80% बनाम 20% का जो नारा दिया गया है, वो उसी नफरत के प्रोपेगंडे का हिस्सा है जो हमने हरिद्वार में धर्म संसद में सुना है। इस सब के बीच सभी के जहन में सवाल है कि आखिर क्या करें, कहां जाएं। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं महमूद प्राचा साहब, जो सीनियर वकील होने के साथ साथ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। एक लंबे अरसे से कुछ सियासी पार्टियों से एक ताल्लुक रहा है, कांग्रेस से इलेक्शन भी लड़ा है एक जमाने में। अब बहुत लोगों के राब्ते में रहते हैं, कई बार सियासी कोशिशें भी की हैं, मीटिंगें बुलाई हैं। महमूद प्राचा साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आपने वक्त दिया। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त जिस तरह से मुसलमानों के वोटों पर अलग अलग पार्टियां अपने अपने तरीके से, अलग अलग ग्रुप अपने अपने तरीके से बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। खास तौर पर मैं नाम लूंगा असदुद्दीन ओवैसी साहब की। वो बहुत ही बढ़ चढ़ करके बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद वही चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे इस बार, उनके बयानात के मुताबिक। आप इस सबको किस तरह से देखें? उत्तर प्रदेश हमारे मुल्क का सबसे बड़ा प्रदेश है, मतलब आबादी के हिसाब से, और वहां से 405 के करीब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और 80 लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यहां से बड़ी तादाद में बीजेपी के लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी जीत के आए हैं। बावजूद इसके कि एक बड़ा गठबंधन बना था, तब भी हार के आए। आपने योगी जी का नाम लेके 20 बनाम 80 की बात की, तो मनुवादी मानसिकता का, पहले मैं आपके सवाल का जो बैकग्राउंड है उस पर ही थोड़ी बात रखना चाहूंगा कि मनुवादी मानसिकता को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। और उस मानसिकता को, एक तो उनका वो होता है जो बाहरी चेहरा होता है, जो बाज़ाहिर लोगों को समझ में आती है, और एक उनका मैसेज होता है जो वो असली काम बोल रहे होते हैं। तो मनुवादी मानसिकता का ये बुनियादी असूल है कि वो अपनी बात, अपने नंबर्स, अपनी चीज बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। तो उत्तर प्रदेश में ये कहा जाता है कि जो सो कॉल्ड सवर्ण है या अपर कास्ट है सो कॉल्ड, वो 20% है, ऐसा मनुवादी क्लेम करते हैं। हालांकि इससे कम है, लेकिन वो क्लेम करते हैं। तो योगी जी ने जो ये ताल ठोक के बात कही है, ये चैलेंज और चुनौती दी है जो लोग सवर्ण नहीं है सो कॉल्ड उनके हिसाब से। तो ये असली जो मैसेज है उनका ये है कि हम जो हैं स्वर्ण जो है वो हम बाकी सबको अब देख लेंगे, वो एक तरफ है और हम एक तरफ है, ये उनका असली मैसेज है। और अपने लोगों को कह रहे हैं कि तैयार हो जाओ। ठीक है। अब जो उनके हिसाब से 80 और हमारे और असल में 87% लोग हैं, यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब,
ओबीसी और माइनॉरिटी, ये लोग हैं 87% देश भर में भी और उत्तर प्रदेश में भी। तो इन लोगों को खुला चैलेंज दिया उन्होंने। तो हम पहले तो ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। उनका काम जो है वो गैर कानूनी तरीके से होता है, डंडे के जोर से होता है, पुलिस दमनकारी नीतियों से होता है। हमारा काम पीसफुल प्रोटेस्ट से होता है और वोट देने से होता है। तो ये है लड़ाई जो आपको समझ में आनी चाहिए, और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी मैं ये कहना चाहता हूं। ये है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अब बुनियादी बात यह है कि ये जो असल में 20% मुसलमान हैं, जो 2011 का सेंसस हुआ था उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में, तो अब 20% जो ये वोट्स हैं, इन्हीं पे तो सारी राजनीति है नहीं। तो इन्हीं की बात जो सिर्फ करता है, वो दो ही चीजें हो सकती हैं उसकी। या तो वो आरएसएस और बीजेपी से कहीं ना कहीं मिला हुआ है, या वो नासमझी में या गलतफहमी में एक गलत डायरेक्शन ले जाए की तरफ ले जा रहा है। खास तौर पे जो ईमान वाले मुसलमान हैं, जो अल्लाह ताला हमारी ड्यूटी लगाता है, या हमारी सबसे बड़ा फर्ज है, सोशल फर्ज जो है इस्लाम, हर एक मुसलमान का, और इस्लाम का सोशल मैसेज जो है वो है इंसाफ और बराबरी का। और उसमें जो सबसे ज्यादा मजलूम है वो मुस्तहिक है सबसे ज्यादा हमारी कोशिशों का, हमारी कवाइशों का। यही इस्लाम है जो हमें समझ में आता है, और मेरे ख्याल से कोई इससे ना इत्तेफाकी जाहिर नहीं करेगा। बिल्कुल। तो जो मुसलमान अपने आप को सियासी पार्टी बताता है, या सियासी पार्टियां बताना चाहता है, या सियासी कवाइश करना चाहता है, उसकी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि सियासत वो चीज है जिससे लोगों का निजाम बदलेगा, लोगों की हालत बदलेगी, लोगों के ऊपर जुल्म होना बंद होगा, और वो फलाह बहबूद की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जो भी मुस्लिम पार्टी है उसको अपने से पहले बहैसियत मुस्लिम जिम्मेदारी है कि वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की अपने से पहले बात करें। ऐसा जो नहीं करते, वो मेरे ख्याल से, जो मैंने आपको दो वजूहात बताई हैं, उन्हीं में से या तो वो गाफिल हैं, या वो जो दुश्मन है ना सिर्फ मुसलमानों के या दूसरे SC ST OBCs के, बल्कि देश के भी। और इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं, और हमने तो सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश भी की थी, लोग एक साथ आए तो उत्तर प्रदेश में 20% और पूरे मुल्क में 15%, इकट्ठे तो होते नहीं है आपस में ही, और स्टेटमेंट्स ऐसी होती है कि दूसरे लोग हमसे अलायंस नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। आपने आपस में अलायंस किया? अगर ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज, जो मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अपने आपस में अलायंस कर लें, अभी भी मैं कह रहा हूं आपसे, तो जितनी SC कम्युनिटी की पार्टीज हैं उनका भी ऑटोमेटिक अलायंस हो जाएगा, और उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा मजलूम है, दो कम्युनिटीज, उनके अलायंस की सरकार बनेगी, और वो सबके साथ न्याय करेगी, ऐसा भी मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन ये होगी सही कार्रवाई, इसमें तो कोई करता नहीं। तो ये सिर्फ फिर ऐसे लगता है ना कि लफाजी है सारी बात। तो अब इसके आगे चलते हैं। अब इन मुश्किल हालात में जो पैदा हुए हैं आजकल, आपने देखा कि मनुवादी ताकतें हैं और RSS BJP हैं, वो धन के बल पे, पैसे के बल पे, अपनी सत्ता में जो उनकी एजेंसीज हैं उसके बल पे, EVM के बल पे, और अपनी साजिशों के बल पे, और मुसलमानों की जो झूठी वजूहात से नफरत पैदा करते हैं, उन साजिशों के बुनियाद पे उन्होंने एक ऐसा मकड़ जाल बना रखा है जिसमें 87% लोग अपनी आवाज के हिसाब से अपनी सरकार नहीं बना पाते। तो जो थोड़ा बहुत हमारा भी सियासी वो एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से हम भी एक अपील और गुजारिश करना चाहते हैं लोगों से, आपके जरिए भी, कि इन मुश्किल हालात में क्या रास्ता होना चाहिए और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। हमारे दो टारगेट होने चाहिए मेरे ख्याल से, और ये टारगेट होना, सिर्फ यही टारगेट होना कि हमें एक मखसूस पार्टी को रोकना है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन इसका अलावा कुछ और है, और वो सोल्यूशन ये है कि SC ST OBC और माइनॉरिटीज की लोगों की सरकार बनना, और उसमें हमारी हिस्सेदारी
हर एक कम्युनिटी की, और उस कम्युनिटी की भी सब कम्युनिटी की, मतलब जो उन बड़ी बड़ी कम्युनिटीज में मजहबी या कास्ट वाइज, उनकी जो सब कास्ट भी हैं या मजहब में भी हमारे छोटे छोटे जो क्लासेस हैं, उनको सबको उनकी मिकदार के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिलना ही हमारा असली टारगेट और मोटिव होना चाहिए। इससे जो मुल्क दुश्मन एक पार्टी है, जो संविधान के खिलाफ जाके काम कर रही है, जो मनुवादी मानसिकता वाली आरएसएस एक जमात है, जो मैं समझता हूं कि इससे भी बड़ा अगर वजह होनी चाहिए कि वो SC ST OBC और माइनॉरिटीज के खिलाफ है पार्टी आरएसएस और बीजेपी, वो वजह यह है कि ये हमारे मुल्क को कमजोर कर रहे हैं। आज चाइना और पाकिस्तान हमारे मुल्क के साथ जो रवैया इख्तियार कर रहा है, रोज इंट्रूजन्स हो रही है पाकिस्तान की तरफ से और चाइना की तरफ से, और हमारे जमीन को चाइना जो है काफी सारी हड़प भी कर चुका है। और बावजूद इसके कि हमारे पास एक दुनिया की सबसे मजबूत फौज है, हम लोग कोई अपनी मजबूत पॉलिसी नहीं बना पा रहे हैं। आप इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर हैं, इस बात को आप मुझसे ज्यादा समझ सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला हम कि जिससे एक ये काम भी हो जाए कि ये पार्टी जो कि मुल्क दुश्मन है, ये पस मंजर से बाहर हो जाए, और दूसरा हमारे जो बाकी जो 87% लोगों की पार्टियां हैं, जो हमारी आवाज है, वो भी कामयाब हो। और कामयाब भी इस तरह ना हो कि हम आपस में ही इंसाफ ना करें एक दूसरे के साथ, ऐसा इंसाफ हो कि सबको सबका हक मिले। ऐसा फॉर्मूला हम पेश करना चाहते हैं आज आपके सामने भी, आपके अच्छा प्राचार्य साहब, अब तक आपने काफी दिन से मैं देख रहा हूं कि आप कोशिश कर रहे हैं मुसलसल मुसलमानों, SC ST OBC, बैकवर्ड क्लास, इन सबको इकट्ठा लाने की। आपको अब तक के तजर्बे के मुताबिक कहाँ रुकावट आती है, कहाँ प्रॉब्लम आती है कि ये इकट्ठे नहीं हो पाते? क्या है असल वजह? क्योंकि आम लोग जो है वो जरूर ये समझना चाहेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम कहाँ आती है। आपने मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया और आप बाकायदा ऐसी मीटिंगें भी बहुत कर चुके हैं, दिल्ली में भी, दिल्ली से बाहर भी। ये मुसलमानों के सभी सेक्शंस को एक जगह इकट्ठा लाना और उनकी सारी पार्टियों को इकट्ठा करना, और फिर SC ST इन सबको भी एक ऐसा अलायंस जिसमें 85% लोग आ जाएं। रुकावट कहाँ आती है तक आपके तजर्बे के हिसाब? रुकावट आती है कि जो कयादत है SC ST OBC और माइनॉरिटीज की, वो कहीं ना कहीं बुजदिली का जो एक वो है जहर उनमें घुस गया है, एक बात। दूसरी बात, जो मनुवादी ताकतें हैं वो सिस्टम पे अब से नहीं, इतने लंबे अरसे से काबिज हैं, और आपस में लड़ा के ही, मजलूमों को आपस में लड़ा के भिड़ा के ही वो सत्ता पे काबिज हैं, और पूरे सिस्टम को लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, बेच रहे हैं। तो ये बड़ी लड़ाई है, लेकिन जिस तेजी से हमें कामयाबी मिल रही है और उसकी नतीजे जो हैं आप लोग देख रहे हैं। पंजाब में एक SC कम्युनिटी के व्यक्ति को एक इतनी बड़ी पार्टी को चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ा। तो ये हम समझते हैं कि हम जैसे जो मुट्ठी भर लोग मुसलसल इस चीज पे काम कर रहे हैं, उसका नतीजा है। अभी उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे कि एक बड़ी पार्टी जो मद्दे मुकाबिल हो गई भारतीय जनता पार्टी के, उसको भी दूसरे सभी लोगों को एडजस्ट करके चलना पड़ रहा है। इसको भी हम अपनी कामयाबी के तौर पे ही मानते हैं, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की भी, और हमारे जैसे दूसरे लोग जो बेलॉस, हम खुद, हालांकि मैं ये बात कहता हूं कि मैं सबसे बड़ी राजनीति कर रहा हूं, लेकिन फिर भी हम जो MP MLA बनने की दौड़ में अभी नहीं है। इसलिए हम लोग दिन रात जो हम जैसे लोग काम कर रहे हैं, उन्हीं का नतीजा है कि आज किसान आंदोलन भी कामयाब हुआ। नहीं तो इसमें भी आपने देखा होगा मजहब की बुनियाद पे, जो है कास्ट की बुनियाद पे कितनी कोशिश हुई लड़ाने की। वाल्मीकि समाज के लोगों को, जो बीजेपी के जो कुछ ऑफिस बेयरर थे वाल्मीकि समाज से आते थे, उन्हें वहां भेजा गया मजबूरन किसान आंदोलन में हमला करने के लिए। तो हम लोग पूरा वाल्मीकि समाज, मैं भी गया था उसमें, जाके हम खड़े हुए किसानों के साथ। अच्छा खालिस्तान अच्छा, का, जी जी जी, आप अपनी बात पूरी कर लें।
खालिस्तान की तोहमत लगाई गई किसान आंदोलन पे, ताकि सिख कम्युनिटी को धमकियां दी गई, ये तब भी किसान आंदोलन टूटा नहीं। ये समझते हैं हम लोग कि हम जैसे लोग जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज को एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसके नतीजे हैं। तो ये सफलता है। दिल्ली के जो आपने वायलेंस देखा, उसमें जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, आमतौर पे देखा गया है कि उनको ही आगे करके भावनाएं भड़का के ये सब दंगे और झगड़े कराए जाते रहे। लेकिन इस बार दिल्ली के दंगों में भी अगर आप देखें तो RSS के जो कार्डर्स हैं, जो सो कॉल्ड मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, उनको ये सब गतिविधियों में लिप्त होना पड़ा। हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों ने इसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये सब चीजें जो है, ये बहुत तेजी से चेंज आ रहा है और उसके फायदे आप देख ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री साहब की मीटिंग में 700 लोग भी नहीं आते। तो ये सब इन्हीं मेहनतों का नतीजा है, जो हमारे जैसे लोग, जो बगैर लालच के, जो इस मिशन को, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है कि, और जिसको काशीराम साहब ने भी बहुत एक छोटे से स्लोगन में पिरो दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। यही बाबा साहब का संविधान है। यही है कि एक व्यक्ति का एक वोट, यही है ना, जितना मेरा हक है, पूरे मुल्क का एक हिस्सेदार हर एक शख्स है। तो जमीन से लेकर आसमान तक सारे जितने भी एसेट्स हैं कंट्री के, वो उसका मालिक है। ये बाबा साहब का सपना था और ये संविधान है हमारा। तो इसके लिए हमें कामयाबियां तो मिल ही रही हैं। अच्छा प्राचा साहब, आप मीडिया को भी देख रहे होंगे मुसलसल किस तरह से उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को कवरेज दे रहा है, और बड़े बड़े चैनल पर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बाकायदा बुला करके डिबेट कराई जाती है, बात कराई जाती है। शायद ही किसी भी और अपोजिशन, इवन कांग्रेस जो नंबर 2 पार्टी कही जा सकती है, या अपोजिशन अब लोकसभा में तो वो स्टेटस नहीं है, लेकिन बहरहाल नेशनल पार्टी है, उसको भी इतनी कवरेज नहीं मिल रही। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? और मैं आपको बताऊं कि डिबेट का एंगल क्या है। डिबेट में यह कहा जा रहा है कि ओवैसी का मुकाबला योगी से है या अखिलेश से है। इस पेडिस्टल पर ला करके उन्हें पेश किया जा रहा है। इसमें क्या कुछ है, थोड़ा सा बताइए, खुल करके बताइए। अगर आप बता सके, नाम लेकर के भी बताइए, जितना आप बताना चाहें, लेकिन लोगों को पता जरूर चलना चाहिए कि आखिर क्या है, आप कैसे देख रहे हैं। देखिए, अभी मैंने इससे पहले जो आपको एग्जांपल दिया, जो मैंने आपको पहले, अभी इससे पहले मैं बोल रहा था, ये इसका जो निचोड़ है उसी से वैसे तो आ जाता है, लेकिन इसके आगे भी मैं आपको बता देता हूं कि RSS वाले और हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब छात्र राजनीति में थे, तो हमारे मध्य मुकाबिल तो ABVP के लोग ही होते थे ज्यादा। तो हमने उनको वहां बड़े अच्छे से टैकल किया, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनको जब तक हम लोग रहे, हालांकि जो अरुण जेटली साहब के टाइम से बहुत उनकी मजबूती थी वहां पे, और दिल्ली यूनिवर्सिटी एक गढ़ था भारतीय जनसंघ का भी और भारतीय जनता पार्टी का भी। तो वो गढ़ हम लोगों ने तोड़ा था, और जब तक हम लोग रहे ये वहां पे घुस नहीं पाए, और उसके बाद तक भी जब हम लोग का इंटरफेरेंस रहा, ये कभी भी वहां कामयाब नहीं हो पाए। तो वो सब लोग आज बीजेपी और RSS के बड़े बड़े ओहदेदार हैं। वो तो जाहिर है उस टाइम की बातचीत तो अभी भी है। तो जो उनके हार्डकोर मनुवादी मानसिकता के लोग हैं ना, वो कि तुम जो है, मुझे ये बोलते हैं कि आप जो है ना देश के सबसे बड़े मुस्लिम लीडर हो गए, आप सिर्फ मुसलमानों की बात करो, हम ये इंश्योर करेंगे। ये जो आप SC ST का जो मुसलमानों से पहले बात करते हो ना, ये वजह है आपकी कि आप बड़े लीडर नहीं बनोगे कभी भी। ये है इसका तोड़ और निचोड़, कि आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात करो, आप सबसे बड़ा नेता बनोगे सब जो है। और आपको करनी भी चाहिए मुसलमानों की बात। आप मुसलमानों की बात आप सबसे ज्यादा क्यों नहीं करते? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की बात आप मुसलमानों से ज्यादा क्यों करते हो? इस तरह भी कन्विंस करते हैं हमें, और फिर इशारे भी देते हैं कि आप तो किसी और से भी ज्यादा बड़े लीडर बन जाओगे, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात करना शुरू कर दो। जो और आप इतनी जान पे अपना रिस्क ले रहे हो, खतरे ले रहे हो, वो सब भी दूर हो जाएंगे, फिर आपको कोई डर नहीं रहेगा।
सिर्फ आप इतना सा काम करो। तो मैं उसका, अब वो तो पुराने तो मिलने वाले हैं ही, हंस के यही जवाब देता हूँ, देखो मैं तो, अब आप लोग, पहले तो इतना मुझे कट्टर मुसलमान नहीं कहा जाता था कभी भी, तो मैं तो अब कट्टर मुसलमान बनने की कोशिश ही अभी करना शुरू किया है मैंने कुछ सालों से। पहले भी था, लेकिन अब मैं बिल्कुल खुलेआम कर रहा हूं कि मैं मुसलमानों से ज्यादा, जो मुसलमानों से ज्यादा मजलूम हैं, उनके लिए ये मेरे अल्लाह ताला ने मुझे एक मेरी जिम्मेदारी लगाई है, रसूल अल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि तुम मजलूमों की मदद करोगे, जो ज्यादा मजलूम है उसकी पहले मदद करोगे। तो मैं अब कट्टर मुसलमान बनना चाह रहा हूं, क्योंकि आप लोग मुझे पहले कट्टर मुसलमान तो ना मानते थे, ना बनाना चाहते थे, क्योंकि हम लोग तो आपको पॉलिटिकली टैकल करते थे तब। पर अब आप जब मुझे प्रोजेक्ट कर रहे हो तो मैं बनना भी चाह रहा हूं। और कट्टर मुसलमान ये होता है जो अपने से पहले दूसरे जो ज्यादा मजलूम है उनकी हिफाजत के लिए खड़ा रहे। तो ये हमारा जो जो गुफ्तगू होती है, इससे आप समझ सकते हैं कि क्या वजूहात हैं और किस चीज से हमारी जो इतनी बड़ी बड़ी इंटेलिजेंट क़यादत है, होशियार रहना चाहिए। मुसलमानों के लिए भी मैं भी काम कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा, मजलूम हैं, कर रहा हूं, जी तोड़ कोशिश कर रहा हूं। उसके लिए इतने बड़े बड़े हमले भी हो रहे हैं, खतरे भी हो रहे हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहूँ, लालच भी आ रहे हैं, बर्बाद कर दिए जाओगे, और करा भी जा रहा हूं, सब हो रहा है। तो ये है, ये है बुनियादी बात। तो हमारे लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर जो ये क्रिमिनल मीडिया है, मेन स्ट्रीम, अगर हमें बुला रही है तो वो हमारी भलाई के लिए नहीं बुलाएगी। ये मैं गुजारिश करना चाहता हूं अपने दानिशमंद लोगों से कि जब ये बुला रहे हैं तो आपको समझना चाहिए ये आपकी भलाई के लिए नहीं, आपका नुकसान करने के लिए बुला रहे हैं। वरना ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि मनुवाद के एकदम काबू में और कब्जे में है, वो मुसलमानों की आवाज सुनाएंगे? नहीं सुनाएंगे कभी। तो ये समझना चाहिए, इतनी दानिशमंदी अल्लाह ताला हमें दे, यही हम दुआ करते हैं और यही हम कोशिश भी करते हैं लोगों को समझाने की, एग्जाम्पल दे दे के कि क्यों है मेरी जान को खतरा, क्योंकि मैं मुसलमानों से पहले शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बात कर, और यही है इसका तोड़ और निचोड़। अच्छा महमूद प्राचा साहब, इसके बारे में मैं आखिर में क्लोजिंग में अपने रिमार्क्स बहरहाल बता दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा ये बताइए कि अभी वक्त बहुत कम रह गया है इलेक्शन में, वोटिंग में। अब वो जिस लाइन पर आप अलायंस की बात कर रहे हैं, शायद वो वक्त अब कम रह गया है। सियासी पार्टियां जाहिर है इस तरह से वो कहेंगी। इस वक्त में जबकि उनका अलायंस बनने के इम्कान उस तरह से बहुत कम है जिस तरह से आप सजेस्ट कर रहे हैं, ऐसी हालत में वोटर क्या करे? पार्टियां जो कुछ करेंगी वो करेंगी, वोटर क्या करे? मैं बहुत ही ममनून हूं, आपने ये एक बहुत ही अहम सवाल पूछा है। लेकिन जो अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, उसका जो दायरा और जाविया है वो बहुत वसी है। और एक इंसान को ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि जो मुश्किल हालात में भी कुछ ना कुछ फायदा पहुंचा सके, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हो। तो और इसमें इंपॉर्टेंट और अहम बात यह है, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जिसका काम है ना, वो उसको उसी काम को करना चाहिए। तो क्योंकि हर चीज की सलाहियत अल्लाह ताला ने हर एक में नहीं दी है। जो लोग मजहबी एतबार से ज्यादा नॉलेज रखते हैं, उन्हें मजहबी एतबार से लोगों को गाइड करना चाहिए। हाँ, हमारे मजहबी कायद हैं वो, और वो हो सकता है कि वो सियासत में भी बहुत महारत हासिल रखते हो, तो वो लोग तो करें। लेकिन जो ज्यादा मजहबी हैं वो मजहब के दायरे से बाहर आके अगर बात करेंगे तो उसमें वो जहानत नहीं हो पाएगी। ये कुदरत का निजाम है। हमें तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी हमने जितने भी SC ST OBC के दानिशमंद थे, पॉलिटिकल, और जितने हमारे टच के हैं, सोशल साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स पॉलिटिकल साइंस के, और दूसरे भी लोग जो जमीन पे भी काम करते हैं, उनसे बहुत गहरा मुताला किया, और उसके बाद एक शक्ल जो इन हालात में भी फायदा पहुंचा सकती है वो निकालने की कोशिश की, जिसकी मैं तजवीज करता हूं और जिसकी मैं अपील भी करता हूं आपके जरिए से भी। और वो ये है फॉर्मूला कि इन हालात में पहला हमारा काम होना चाहिए, जो एक मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है पार्टी, भूल जाइए SC ST OBC और माइनॉरिटीज को कितना नुकसान कर रही है,
वो भी हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मुल्क को जो कमजोर कर रही है, देश को जो कमजोर कर रही है भारत, संविधान को जो कमजोर कर रही है भारत के, उस पार्टी को, किसी भी व्यक्ति को, जो भी खास तौर पे SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज से आता है, यानी कि 87% देश का हिस्सा है। योगी जी के हिसाब से 80% है, लेकिन असल में यूपी में भी 85% है। तो उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी को एक भी वोट नहीं देना चाहिए। तो ये देश के लिए है, ठीक है। अब इसका एक फायदा क्या होगा, वो पहला फायदा मैं आपको बताता हूं। अब हमारे बहुत सारे लोगों पे, अब जिन साहब का आपने नाम भी लिया था, उनका भी, उनको कहा जा रहा है BCD टीम कहा जा रहा है। तो एक तो ये फायदा होगा जब ये A टीम जो है सो कॉल्ड, मैं नहीं कह रहा हूं A टीम है और कोई उसकी B टीम है, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। तो जब ये A टीम गेम से बाहर हो जाएगी तो B टीम की ताकत भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। मतलब ये होगा कि अभी बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, और मैं तो जो भी बात कहता हूं सबूत के साथ कहता हूं, इसलिए फिर भी मैं ये बात नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं इत्तेहाद हो, कि दबाव में है बहुत सारे लोग, और दबाव किसी ABC पार्टी पे नहीं, BCD पार्टी पे भी नहीं, सब पार्टियों पे साफ नजर आ रहा है दबाव, ED का, CBI का, सब तरह का दबाव मनुवादी मानसिकता के लोगों ने, RSS के लोगों ने बना रखा है। अखिलेश यादव साहब खुद कह रहे थे कि अब मेरे ऊपर रेड्स होंगी, मेरे लोगों पर रेड्स होंगी, और मतलब ये दबाव है खुलेआम। तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जो एक और पार्टी के बारे में बड़ी, कि ये चुनाव के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी से अलायंस कर लेंगे, इसीलिए बहुत सारे लोग उनको वोट नहीं देना चाह रहे, खास तौर पे मुस्लिम समाज। तो जब ये बीजेपी खत्म ही हो जाएगी, यानी कि उत्तर प्रदेश में इनकी सीटें ही तब नहीं आएंगी, अगर 87% लोग वोट नहीं देंगे तो कितनी सीटें आएंगी, 10। तो वो जो पार्टी है जिसपे आज ये इल्जाम लग रहे हैं कि वो बाद में हो सकता है अलायंस कर ले, तो वो एक ऐसी पार्टी है जिसने पहले भी अलायंस किया लेकिन दिल से, खुशी से, राजी राजी नहीं किया, तो वो भी उसको हाथ छुड़ा लेगी बीजेपी से कि भाई तुम्हारे पास अब क्या है, हमारे पास तो तुमसे कहीं ज्यादा सीटें हैं, तो उनके दबाव में नहीं रहेंगी, बीजेपी इस पिक्चर से ही बाहर हो जाएगी। अब क्या होना चाहिए, ये एक चीज हो गई। अब जब ये तो आधा सोल्यूशन है, बाकी आधा भी जरूरी है कि सबको सबकी हिस्सेदारी मिले। तो अब वोट देने, ये भी गलत बात हुई है और ये सब पार्टियों ने गलत बात की है, जो कि जो बज़ाहिर मनुवादी पार्टियां नहीं। और मैं यहां एक और बात बताता चलूं कि सभी हमारी भी पार्टियों में, जो कि SC ST OBCs की हैं और माइनॉरिटीज की पार्टी हैं, उसमें जो टॉप उनकी जो सलाहकार हैं या कंट्रोलिंग अथॉरिटी में रहते हैं, सब की सब पार्टियों में मनुवादी हैं, मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, और वो उनके लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह चीज है। और कौन कौन है वो, उनका नाम भी आप उनके सरनेम से ही पता कर सकते हैं। हर एक पार्टी में देख लीजिए, आप कोई भी एक ऐसी पार्टी उठा के देख लीजिए, RSS और बीजेपी को छोड़ के, उनमें भी सब में जो सरनेम से पता लग जाएगा, तो वो हमारे लोगों को गुमराह करते हैं, गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो अब होना क्या चाहिए कि हर एक सीट पर इस तरह के टिकट बनने चाहिए। अब टिकटों के लिए क्या हो रहा है आजकल, देखिए, कोई पैसे की बात आ रही है कि पैसे लेके टिकट हो रहे हैं, दोस्त यारों को टिकट मिल रहे हैं, फैमिली मेंबर्स को टिकट मिल रहे हैं। ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी अगर हमारे फॉर्मूले को अगर पब्लिक कंसिडर करे और उस पर अमल करे, और जितने दानिशमंद हैं वो इसको आगे प्रोपोगेट भी करें। वो ये है कि हर सीट पर, और इन पार्टियों को ने भी सब जगह सर्वे करा रखे हैं जो RSS और बीजेपी से हटके पार्टियां हैं, कि किस जगह किस कास्ट का, और उस कास्ट में भी किस सब कास्ट का सबसे ज्यादा वोटर है, बाहुल्य किस 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 जगह का है, या सबसे ज्यादा वोट्स किसके हैं। जो भी पार्टी, बीजेपी को अलग हटा के, अब बीजेपी तो आपको वोट देना ही नहीं है, जो भी पार्टी इस व्यक्ति को टिकट दे या महिला को टिकट दे जो ऐसे समाज से आती है जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है उस कॉन्स्टिट्यूंसी, उसको वोट दे। तो इससे क्या फायदा होगा, एक तो जो पार्टीज हैं हमारी वाली जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, उनके ऊपर भी दबाव बढ़ेगा कि
ऐसे लोगों को टिकट दे जो उस जगह के बहुसंख्यक हैं या उस जगह के उनकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। तो इससे इंसाफ होगा, इससे जो लोगों में ये है ना कि पैसे देके टिकट मिल रही है और दोस्ती में टिकट मिल रही है, रिश्तेदारी में टिकट मिल रही है और भाई भतीजावाद से टिकट मिल रही है, वो सब खत्म हो जाएगा। और अब जो सरकार भी बन के आएगी उसमें जिस कम्युनिटी की जितनी संख्या है उसी के हिसाब से उसके एमएलए भी जीत के आएंगे। तो एक बहुत ही अच्छा बैलेंस निकल के आएगा और इसमें कम से कम जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं वो तो टोटली बाहर ही हो जाएंगे। हमारे लोग अच्छी एक कॉम्बिनेशन बनेगा, भले ही किसी एक पार्टी का बहुमत ना भी बने तो उससे भी कोई नुकसान नहीं। डेमोक्रेसी में तो चेक एंड बैलेंस रहना चाहिए, तो एक दूसरे को कंट्रोल करके रखेंगे। एक ऐसी सरकार बनेगी जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर, मजबूत और अच्छा काम करने वाली होगी। एक दूसरे की गलतियां भी नहीं करने देंगे एक दूसरे को और जनता की भलाई के लिए सबसे ज्यादा काम होगा। तो ये फॉर्मूला हम पेश करना चाहते हैं। अगर लोग इसे कंसिडर करेंगे, इस पे अमल करेंगे, तो मैं समझता हूं और इसको जो दानिशमंद लोग हैं इसको एंडोर्स भी करेंगे तो इससे बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। बल्कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारी वाली हैं ये भी अच्छे लोगों को टिकट देने पे मजबूर हो जाएंगी और जो गलत बातें इनके कानों में कानाफूसी की जाती हैं, मनुवादी मानसिकता के जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं इन पार्टियों में, उनका भी कोई वजन या असर नहीं रह जाए। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा साहब। आज दो तीन चीजें बहुत ही अहम हुई हैं, मैं अपने दर्शकों को भी याद दिलाने के लिए। एक तो आपने कहा कि मुसलमान की बुनियादी जिम्मेदारी यह है कि अपने से भी ज्यादा जो और कमजोर तबकात हैं उनका जरूर ख्याल करे, उनके लिए जरूर काम करे। दूसरा आपने बताया कि बीजेपी या उस जहनियत के जो लोग हैं वो लीडर कैसे बनवाना चाहते हैं मुसलमानों में। शायद दूसरी कम्युनिटीज में भी ऐसा कुछ सोचते हो वो बांटने के लिए, लेकिन हम चूंकि मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं कि वो ऐसा मुसलमान, उनको लीडर अच्छा लगता है जो सिर्फ मुसलमानों की बात करे, वो उससे आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। और मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि बाकायदा प्रोजेक्शन के लिए प्लान होता है। जैसे डीप स्टेट काम करता है, बिल्कुल ये डीप स्टेट की तरह से ये काम करता है कि मीडिया को किसको प्रोजेक्ट करना है, लीडर को किसको आगे ले जाना है। वो मैंने आपको बता दिया कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को कितना प्रोजेक्ट किया जा रहा है। राहुल गांधी तक को भी उतना टाइम नहीं मिल रहा है। मुझे भी वो बहुत अच्छा पोटेंशियल वाला मानते हैं कि आप तो सबसे ऊपर जा सकते हो, सिर्फ मुसलमान। जी। हाँ, और तीसरी बात जो आपने बताई खास तौर पर कि इस कम वक्त होते हुए भी वोटिंग का तरीका क्या हो, उसमें जो पार्टी बाकायदा बीजेपी जिसका नाम हम ले रहे हैं, आप भी ले रहे हैं, वो जो देश को बेच रही है, जो नुकसान पहुंचा रही है, जो देश को बांटने का इंतजाम कर रही है, लोगों के बीच नफरत इतनी बढ़ाई है कि रोजाना अखबारों में क्या कुछ हमें देखने को मिल रहा है वो सब हमारे सामने है। उसको माइनस करके उन 85% जो लोग हैं उनमें से जो अच्छे लीडर हो या वहां उस इलाके में जिनकी मेजॉरिटी हो उनमें से जो नुमाइंदा अच्छा हो उसको वोट करें, तो बीजेपी खुद ही सीन से हट जाएगी। तो ये बहुत ही अहम दो तीन बातें आपने बहुत ही अहम बातें कही हैं। मैं समझता हूं कि हमारे दर्शक जरूर इस पर गौर करेंगे। और महमूद प्राचा हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर बताते हैं जिसमें उसमें तजर्बात भी होते हैं और हमदर्दी भी होती है और कुछ काम करने का जज्बा, ख्वाहिश भी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा साहब। हम फिर अगले हफ्ते आपसे फिर बात करेंगे और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि हमारी पूरी कोशिश है कि हर तरह से आपको इंफॉर्मेशन भी पहुंचाएं, ओपिनियन भी पहुंचाएं, ताकि आप अपने फैसले अच्छे से कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा साहब, आपने वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।